मैंने अपने कॉलेज के दिनों से काम करना शुरू कर दिया था। ये उन दिनों की बात है जब रेडिफ से किताबें बिका करती थी। फ्लिपकार्ट नया नया, अमेज़ॉन नया नया हिंदुस्तान में आया था। इस प्रेशर में बिल्कुल भी ना रहें कि ये मैं छपवाने के लिए लिख रहा हूँ या अपने लिए लिख रहा हूँ। आप सबसे पहले लिखें। पैरेटेड किताबों के मार्केट और इसमें इसके कारण क्या दिक्कतें आ रही हैं इस इंडस्ट्री को, और उसके बाद फिर हमने युवान बुक्स शुरुआत करी। युवान बुक्स में हमारी कोशिश है नए पाठकों को जोड़ना, यूथ को जोड़ना और सामाजिक विषयों पे किताबें लेके आना जो रीडेबिलिटी भी बढ़ाए और साथ में ज़रूरी मुद्दों पे किताबें भी लेके आए। मुझे लगता है कि पायरेसी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पब्लिशिंग को डैमेज कर रही है। तो ये ट्रांसपेरेंसी को हमने जब अनबाउंड स्क्रिप्ट के बारे में जानना चाहा, हमने पढ़ा तो उसमें हमें एक ऑथर्स डैशबोर्ड के बारे में पता चला। ये हमें कुछ नया लगा। लेखक अपनी जितनी भी किताबें उसकी हमारे यहाँ से प्रकाशित है वो एक यूज़र नेम पासवर्ड के ज़रिए ये देख सकता है कि हर महीने उसकी कितनी किताब, कौन सी किताब कितनी बिकी। जो अपनी किताब पब्लिश करवाना चाहते हैं, फाइनेंशियल खर्च भी उनको कुछ उठाना होता है। ये फाइनेंस के बारे में भी थोड़ा बताइए। आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट जब आप भेज रहे हैं, आप तैयार कर रहे हैं, आपने लिखी है, तो सबसे पहले आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको ये किस तरह की पब्लिशर से छपवानी है, आपने ये लिखा किसके लिए है। मैं इस प्रोसेस को भी जानना चाहूँगा कि जब कोई राइटर अपनी कंटेंट को लेकर आपके पास आते हैं तो आप उसे किस तरह से देखते हैं, क्या तरीका होता है, आप सिलेक्ट करते हैं कि आपको कौन सी बुक छापनी है, कौन सी बुक नहीं छापनी। युवान की शुरुआती किताबों में से रही है प्रोफेसर की डायरी, डॉक्टर लक्ष्मण यादव की जी। तो ये किताब हिंदी की सबसे तेज़ बिकने, मेरी जानकारी के अनुसार हिंदी की सबसे तेज़ बिकने वाली किताब रही है जो पाठकों ने पसंद करी, और अब तक इसका आंकड़ा 50,000 के आसपास पहुंच चुका है जी। हमारा जो तरीका है, हम ये चाहते हैं कि जब हमें कोई भी लेखक हमें मेल भेजे तो कम से कम 2 चैप्टर हों उसकी किताब के, उसकी एक प्रोफाइल हो और किताब का सिनॉप्सिस हो। ये 3 चीज़ें ज़रूर आए हमारे पास। मेरा तो बस सबसे यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि पायरेसी, अगर आप जानते हैं कि ये किताब पायरेसी हो रही है, ये पायरेटेड कॉपी है, तो उसको बिल्कुल ना खरीदें। उसके पीछे सोचें कि कितनों का नुकसान हो रहा है सिर्फ आपके 50 रुपये बढ़ाने से, और उनको कितना बल मिल रहा है जो ये काम कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी राइटर की डायरी में लिखी उनकी साहित्यिक रचनाएं किस तरह से हमारे हाथों तक किताब की शक्ल में आती हैं? बेक्स इंडिया की हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारे युवा रीडर्स हैं। उनमें से कुछ लिखते हैं, वो जानना चाहते हैं कि किताबें किस तरह से पब्लिश करवाई जाती हैं, खर्च कितना आता है और पब्लिश करवाने का पूरा प्रोसेस क्या है। तो हमने सोचा क्यों ना हम इन सारे सवालों का जवाब किसी पब्लिशर से ही पूछें। तो आप सभी का स्वागत है बियॉन्ड द क्लासरूम के आज के इस एपिसोड में। आज हमारे गेस्ट हैं अनबाउंड स्क्रिप्ट के फाउंडर अलिंद। तो आइए आज की हम बातचीत शुरू करते हैं। तो आपका स्वागत है अलिंद हमारे इस इंटरव्यू में, और हम इस बातचीत में आज हम जानेंगे किताबों के बारे में, किताबें किस तरह हमारे हाथों तक आती हैं, किताबों के सफ़र के बारे में। तो अलिंद, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में और आपका पूरा जीवन का अभी तक का जर्नी कैसा रहा है और यहाँ तक आप किस तरह से पहुँचे हैं। सबसे पहला सवाल, सबसे मुश्किल तो मेरा 10 से 15 साल का अनुभव रहा है पब्लिकेशन में, और मैंने अलग अलग विभागों में काम किया है। तो नया पब्लिकेशन शुरू करना या उसमें जो बातों का ख्याल रखना, वो मैं जानता था कि चीज़ें कैसे करी जाती हैं या कैसे हो सकती हैं। और 2020 में हमने अनबाउंड को ऑन पेपर रजिस्टर करा दिया था, लेकिन नवंबर 2022 से हमने अपनी टीम सेटअप करनी शुरू करी, और फुल फ्लैज मुझे लगता है कि 2024 से हमने इस पे काम करना शुरू किया, 23-24 से जी। और लगातार हम मेहनत करते गए।
हमारी शुरुआत जो हुई अनबाउंड स्क्रिप्ट की वो हुई टीनेजर्स की किताबों के लिए, क्योंकि एक बड़ा अभाव लग रहा था कि टीनेजर्स के लिए, किशोरों के लिए हिंदी में अच्छी किताबें नहीं हैं। जी, तो हमारी शुरुआत उससे हुई। हमने उसमें कई सारे ट्रांसलेशंस लेके आए, रस्किन बॉन्ड के रिबल गर्ल्स जी, हिंदी में। बहुत सारी किताबें ओरिजिनल्स आई उस दौरान। श्रद्धा थवाइट की किताब आई, अंकित जैन की किताब आई, जी, निधि अग्रवाल जी की किताब आई। तो उन सब लेखकों के साथ से हमें एक भरोसा मिलता गया, और जिस तरह की हम किताबें प्रकाशित कर रहे थे, जी, लोग उसको पसंद करते गए। उनको भी महसूस हुआ होगा या हो रहा होगा कि किशोरों के लिए अच्छा साहित्य उपलब्ध नहीं है, या जी, तो बच्चों के लिए किताबें हैं जिसमें पंचतंत्र और अकबर बीरबल की कहानी है, जी, और उसके बाद सीधा कॉलेज रोमांस और दोस्ती यारी की कहानियाँ शुरू हो जाती हैं। जी। तो उसमें हॉरर हो गया, फैंटेसी हो गया, साइंस फिक्शन हो गया, इस तरह की किताबें नहीं थी। तो हमने वहाँ से शुरुआत करी। ओके, तो जैसा आपने बताया कि 2022 से अनबाउंड स्क्रिप्ट फुल फ्लेज तरीके से एक तरह से काम करना शुरू करती है। उससे पहले भी ऑलरेडी भी इस इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े-बड़े नाम हैं पब्लिकेशंस के। तो आपको क्यों लगा कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए और खुद एक नवाचार के तौर पे आपने अनबाउंड स्क्रिप्ट की शुरुआत की? तो आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई, क्या कमी थी जो आपने इस ओर कदम रखा? नई चीज़ों की गुंजाइश हमेशा होती है, जी, हर जगह होती है। और मैंने जैसे बताया कि जो मुझे मुख्य ज़रूरत लगी वो लगी थी किशोरों की किताबों पे, किशोर साहित्य पे। तो हमने शुरुआत वहीं से ही करी थी। और बाकी जो पब्लिकेशन है, जो पुराने पब्लिकेशन हैं, उन सब का जो फोकस रहा है वो ज़्यादा साहित्यिक रहा है। जी, और हमारी कोशिश है कि हम रीडरशिप को बढ़ाएं, जी, ज़्यादा से ज़्यादा युवा और किशोर पाठकों को हिंदी किताबों से और रीडरशिप से जोड़ें। जी। तो वो ज़रूरत हमें लगी और उसके लिए हमने काम किया। नहीं, बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छी बात कही। आज पाठकों को किताबों से जोड़ना बहुत ही ज़रूरी काम हो गया है क्योंकि आज हम स्क्रीन के दौर में रह रहे हैं। लोग किताबें धीरे-धीरे किताबों से दूर हो रहे हैं। ये चीज़ आप भी महसूस करते होंगे। तो मेरा अगला सवाल यही होगा कि ये जो बदलाव है, आप क्या महसूस करते हैं? आपको क्या लगता है कि मोबाइल और सोशल मीडिया के कारण इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, इस टेक्नोलॉजी के बदलाव को? देखिए, ये तो हम सब जानते हैं और हमें हमेशा से बचपन से बताया गया है कि अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। जी, अगर हम और इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं कई बार बातचीत में अपने साथी लोगों को देता हूँ जी, कि हमें बचपन में एक हिंदी में एक ऐसा निबंध लिखने के लिए आता था जिसका विषय होता था कि विज्ञान अभिशाप वरदान या या अभिशाप। अभिशाप। और उसमें हम ऐसे में आखिरी खत्म करते करते यही बताते थे कि विज्ञान को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो वरदान है, और गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो वो श्राप है। जी, यही चीज आज के दौर में भी, इस समय भी उतनी ही लागू होती है जितनी उस समय लागू होती थी। अब हमारे पास एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा हो गई है, साइंस टेक्नोलॉजी पहले से बहुत तेज़ी से आ रही है, लोगों के साथ जुड़ रही है, हाथों में पहुंच गई है। तो ये तो हमें ही ध्यान रखना होगा कि हमें किस चीज़ का कितना इस्तेमाल करना है। जी, बच्चों को सिखाना होगा कि इस चीज़ का अपने भले के लिए या भविष्य के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, इसको छोड़ देना कोई हल नहीं है, और उसको पूरी तरीके से इसमें डूब जाना वो भी इसका सही तरीका नहीं है। तो क्या चीज़ कितनी इस्तेमाल करनी है, कब इस्तेमाल करनी है, किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करनी है, जी, इसका ध्यान तो हमें रखना ही होगा। और इसके बिना हम किसी भी चीज़ में सही निर्णय नहीं ले सकते। जी, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी से हम भाग भी नहीं सकते और पूरी तरह टेक्नोलॉजी पे निर्भर भी नहीं हो सकते। मैं इसी से जुड़ा सवाल पूछना चाहूँगा। आप पब्लिकेशन की इंडस्ट्री में हैं और ये बदलाव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो यहाँ पे भी आप करते ही होंगे। तो आप एक अलग झलक देना चाहें हमारे दर्शकों के लिए कि पहले किताबें छापने का क्या तौर तरीका था? फिर धीरे-धीरे किस तरह से बदलाव इस इंडस्ट्री में आए हैं, टेक्नोलॉजी को किस तरह अडॉप्ट किया गया और आज काम
कितना आसान हो गया है, कितना मुश्किल है? अगर इसमें कुछ आप बताना चाहें। नहीं, नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका और इसके लिए मुझे बहुत पीछे भी जाना पड़ता है। तो मैंने अपने कॉलेज के दिनों से काम करना शुरू कर दिया था। जी, ये उन दिनों की बात है जब रेडिफ से किताबें बिका करती थी, फ्लिपकार्ट नया-नया, अमेज़न नया-नया हिंदुस्तान में आया था। जी, और ज़्यादा काम ज़्यादा क्या ज़्यादातर काम ऑफलाइन हुआ करते थे। ई-कॉमर्स बहुत कम, बहुत शुरुआती दौर में था, एटलीस्ट हिंदी की किताबों के लिए। हो सकता है इंग्लिश में पहले से उससे ज़्यादा कुछ शुरू हो गया हो, लेकिन हिंदी की किताबों के लिए एकदम नया था। जी, तो जब हम किताबें लिस्ट करते थे और जब हम रेडिफ या फ्लिपकार्ट या अमेज़न की टीम से बात करते थे तो उनको बहुत परेशानी आती थी हिंदी की किताबें लिस्ट करने में। जी, मतलब हम बहुत सारी किताबें या बहुत सारे प्रकाशनों की किताबें सही मापदंड के अनुसार भी नहीं छपी होती थी। जैसे आईएसबीएन गलत होते थे, आईएसबीएन रिपीट होते थे, हार्डबाउंड पेबैक के आईएसबीएन एक होते थे। किताबों की सही डिस्क्रिप्शन, मतलब किस विधा की कौन सी किताब है वो उसकी जानकारी प्रॉपर मेंटेन नहीं होती थी। कई बार किताब में अंदर कोई और दाम छपा है, बाहर कोई और दाम छपा है, ये होता था। स्पेलिंग से रिलेटेड, क्योंकि रोमन में सारी चीज़ें बनती थी तो उसकी दिक्कत आती थी। तो बहुत परेशानियां थी उस वक्त जो ऑनलाइन के आने से पहले हुई। जी, और प्रकाशकों को, मतलब बहुत सारी किताबों पे बहुत सारे प्रकाशक तो आईएसबीएन भी नहीं लेते थे, बिना आईएसबीएन की किताबें छाप देते थे। तो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आई, नई नई चीज़ें आई, उन्होंने एक मापदंड बनाया कि भैया अगर आपकी किताब पे आईएसबीएन नहीं होगा तो वो किताब हम लिस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो पब्लिशर भी ज़्यादा सजग हुए और उन्होंने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा। थोड़ा समय लगा, लेकिन मुझे लगता है 2 4 5 साल में सभी पब्लिशर्स ने उसको फॉलो किया, उस पैटर्न को, और सबने आईएसबीएन लेने शुरू करे। पेपरबैक के अलग आईएसबीएन हुए, हार्डबाउंड के अलग आईएसबीएन हुए, अपनी जी, मेटा डेटा जिसे हम कहते हैं, जिसमें एक्सेल में सारी डिटेल्स होती हैं, जी, किताब का नाम, लेखक का नाम, कौन सी बाइंडिंग है, कितने पेज की है, कितने मूल्य की है, कौन सा एडिशन है, किस सब विषय में है, मतलब जो भी जानकारी मुख्य तौर पे होनी चाहिए पाठक को, वो सारी जानकारी मेंटेन होने लगी। तो एक ये बहुत अच्छा बदलाव था जो आया। उससे पहले होता यही था कि जो हमारे सेल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किताबें लेके जाते थे या किताबों की कवर्स लेके जाते थे और वो बुक स्टॉल्स पे दिखा के उनके ऑर्डर्स लेते थे और फिर वो किताबें ऑफिस से जाती थी और पाठकों तक पहुंचती थी। जी, सोशल मीडिया बहुत स्टार्टिंग फेज में था उस वक्त, बहुत धीरे धीरे आ रहा था, लोग अडेप्ट कर रहे थे। तो पहले यही तरीका था, और बुक फेयर्स थे, लोगों को अपनी नई किताबों के बारे में बताना। फिर नहीं तो कुछ लेखकों के या किताबों के इवेंट्स कर दिए जिससे लोगों तक पहुंच गई, किताब के रिव्यूज आ गए। जी, तो वो सारे मीडियम्स थे जो आज भी हैं। जी, ऐसा नहीं है कि ये सारे टेक्नोलॉजी के आने की वजह से वो मीडियम खत्म हो गए। जी, वो बैलेंस हो गया, कुछ कम हो गए, कुछ इस तरह चीज़ें ज़्यादा हो गई, जैसे सोशल मीडिया पे किताबों का प्रचार बढ़ गया। जो इंस्टाग्रामर्स या सोशल मीडिया के ज़रिए जो बहुत सारे नौजवान लोग किताबों के बारे में बताते हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। डिजिटल मीडिया, हर मीडिया हाउस का अपने डिजिटल चैनल्स शुरू हो गए हैं, वहाँ पे लोगों को किताबें बताने का एक नया मीडियम शुरू हुआ है, पॉडकास्ट शुरू हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी के ज़रिए चीज़ें तेज हुई हैं, लोगों तक पहुंची हैं और बहुत ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं अब उन इंफॉर्मेशन पे जो पहले बहुत स्लो होती थी, अब आप जी, बहुत तेज़ी से पाठकों तक पहुंच पा रही है। जी। जी, आपने बताया कि पहले काफ़ी लापरवाही बरती गई, जो आपने बारीकियाँ बताई उसमें हिंदी लापरवाही की। नहीं कहेंगे उसे, ये कहेंगे कि शायद जानकारी नहीं थी या कोई ऐसा स्टैंडर्ड ही सेट नहीं था या कोई चेक नहीं था जो पब्लिशर्स को ध्यान में रखना। जी। अब हम अनबाउंड स्क्रिप्ट पर भी आएँगे। अनबाउंड स्क्रिप्ट हमने जितना सुना, देखा और हमें पता चला, तो हम आप ही के द्वारा जानना चाहेंगे कि अनबाउंड स्क्रिप्ट में आप कुछ हमें बताएँ
किताबों के बारे में, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोफेसर की डायरी किताब है और भी बहुत सारी कुछ खास किताबें हैं, तो उसके बारे में भी अगर आप बताएं उन किताबों के बारे में। मतलब देखिए, किताबों की बताने चलेंगे तो बहुत सारी किताबें हैं जो हमने करी। हम कोशिश करते हैं कि जो पिछले 2-3 साल से हम कर पा रहे हैं, हम साल की 100 किताबें करीब करीब अपने हर साल अपने कैटलॉग में जोड़ दें। जी। उसमें से कुछ ऐसी किताबें ज़रूर रही हैं जिससे हमने कोई एक नई विधा, नए विषय और नई ऑडियंस को जोड़ा हो। जैसे युवान की शुरुआती किताबों में से रही है प्रोफेसर की डायरी, डॉक्टर लक्ष्मण यादव की। जी। तो ये किताब हिंदी की सबसे तेज बिकने, मेरी जानकारी के अनुसार हिंदी की सबसे तेज बिकने वाली किताब रही है जो पाठकों ने पसंद करी, और अब तक इसका आंकड़ा 50,000 के आसपास पहुंच चुका है। जी। साथ ही इस किताब से इतने नए पाठक जुड़े हैं, इतना एक पूरा नया वर्ग जुड़ा है जो पहले किताब नहीं पढ़ता था या बहुत कम किताब पढ़ता था। बहुत छोटे छोटे गांव कस्बों से हमें ऑर्डर आए हैं, बहुत छोटी छोटी जगह हमने किताबें पहुंचाई हैं। हमें खुद इस किताब को पहुंचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होने के बावजूद भी। तो इस तरह की किताब हमने करी। लक्ष्मण यादव की अभी दूसरी किताब आई, जाति जनगणना, वो भी नए पाठकों को जोड़ा। उसमें भी बहुत छोटे छोटे गांव कस्बों में हमने किताबें पहुंचाई और जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मतलब नई किसी भी किताब से अगर नया पाठक जुड़ता है तो हमें उसमें बहुत खुशी होती है। और जैसे एक किताब हमने करी थी साइबर क्राइम की सच्ची कहानियां, अमित दुबे की। तो ये किताब अपने इस विधान के में अपने आप एक नई किताब थी कि जिस समय साइबर फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि उससे कैसे बचा जाए, तो हमने ये किताब करी थी। और इस किताब में जो साइबर फ्रॉड हुए हैं वो कैसे हुए, किस लापरवाही से हुए और उनको कैसे सुलझाया गया, कैसे पकड़ा गया, ये सब जानकारी रही। हिंदी में जैसे सेल्फ हेल्प किताबें नहीं हैं, बहुत कम किताबें हैं जो सेल्फ हेल्प में ओरिजिनली हिंदी में लिखी गई हैं। ज़्यादातर ट्रांसलेशंस पढ़ने को मिलते हैं। ट्रांसलेशन जब आप पढ़ते हैं तो जो फिगर्स होती हैं, जो उनके उदाहरण होते हैं, वो सारे उनके देशों के होते हैं, हमारे देशों के, हमारे आसपास के नहीं होते। तो हमने उसमें 2 किताबें करी, खुद से बेहतर और कर दिखाओ कुछ ऐसा, जिसमें हमारे आसपास के उदाहरण थे, हमारे आसपास के लोग कैसे आगे बढ़े, भारत में चीज़ों को किस तरीके से देखा जाता है, उसके क्या आंकड़े हैं, उसमें आपको अपने आप को बेहतर, अपने आप को कैसे आगे पहुंचाना है, उसमें वो सारी चीज़ें हमने कोशिश करी। एक इंग्लिश में बहुत सारी किताबें आपको इस जॉनर में दिखेंगी, मिलिट्री फिक्शन या रोमांस पे। तो हमने गौतम राजऋषि की किताब करी जिसमें हैशटैग और इन्फॉर्मर के नाम से, जिसमें मिलिट्री की कहानियां हैं कि कैसे और शुरुआती समय से कि कैसे वो उसकी ट्रेनिंग हुई, उसका अगर कोई लव अफेयर था तो उसमें क्या हुआ, कैसे मिशंस करे गए, जो ऑपरेशंस करते हैं वो कैसे करे जा रहे हैं। तो ये एक पूरी सीरीज है 3-4 किताबों की, जिसमें से 2 किताबें आ चुकी हैं, आगे की किताबें आनी हैं। तो इस तरह की और भी किताबें हैं। जैसे हमने अपनी कविताओं की किताबों की शुरुआत करी स्वयं श्रीवास्तव की किताब से, घर के वास्ते। तो जगह जगह हमेशा वो कविताएं पढ़ते रहे हैं, सुनाते रहे हैं, लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन किताब के फॉर्म में उनका कोई काम नहीं था। तो वो हमने लेके आए, उसके आगे वरुण आनंद, गोपाल दत्त, इन सब की किताबें लेके आए। तो मुझे लगता है कि ये वो किताबें हैं जिन्होंने हमें शुरुआती समय में रास्ता दिखाया, नए पाठकों से जोड़ा और अनबाउंड को पहचान दी। जैसे विजेंद्र चौहान जी की किताबें लुक अराउंड, उसमें यूपीएससी और सिर्फ यूपीएससी नहीं, आसपास की चीज़ें कि कैसे देखें, कैसे सही निर्णय लें अपने जीवन में, अपने कैरियर को लेके। तो ये शुरुआती कुछ किताबें रही हैं जिसने हमें रास्ता दिखाया, एक पब्लिकेशन को आगे ले जाने में मदद करी इन लेखकों ने। जी बिल्कुल। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि एक पब्लिशर का और एक होने वाले राइटर का रिश्ता कैसा होता है, मतलब कैसे देखते हैं आप उस रिश्ते को? होने वाले राइटर से मतलब जो किताबें छपते हैं, पहले तो हर कोई एक नॉर्मल इंसान होता है,
लेकिन जब लेकिन किताब प्रकाशक भी publish हो नॉर्मल जाती है इंसान ही होता है। तो किस तरह से ऑथर्स आते हैं, और मैं इस प्रोसेस को भी जानना चाहूँगा कि जब कोई राइटर अपनी कंटेंट को लेकर आपके पास आते हैं तो आप उसे किस तरह से देखते हैं, क्या तरीका होता है, आप सिलेक्ट करते हैं कि आपको कौन सी बुक छापनी है, कौन सी बुक नहीं छापनी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग दिशाओं में। मैं कोशिश करता हूँ कि सारी बताने की कोशिश करूँ। जैसे 3-4 तरीके होते हैं जिससे हम किताबें हमारे पास आती हैं। पहला तरीका कि हमें कोई लेखक पसंद है या कोई किसी का काम पसंद है और हम उनको अप्रोच करें कि अगर आप कुछ लिख रहे हो, कुछ लिखते हो तो हमें बताएं, हम उसे प्रकाशित करना चाहेंगे। दूसरा तरीका है कि कोई कुछ लिख रहा है, कोई प्रकाशित करना चाहता है और वो कोई प्रकाशक से संपर्क करना चाहता है, तो वो प्रकाशक से संपर्क करता है और वो कहता है कि मैंने ये लिखा है, क्या आप इसे प्रकाशित करना चाहेंगे। तीसरा तरीका हो गया कि हम किसी विषय पे कुछ लिखवाना चाहते हैं, कोई ऐसा विषय जिस पे हम चाहते हैं कि किताबें आएं, लोगों को और जानकारी होनी चाहिए, या इस तरह की फिक्शन कोई किताब होनी चाहिए, रोमांस होना चाहिए। तो हम उस तरह के किसी लेखक को चुनेंगे या किसी व्यक्ति को चुनेंगे जो उस पर अच्छा लिख सके, और हम उसको कहेंगे कि हम इस तरह की किताब लिखवाना चाहते हैं, कि आप लिखेंगे। एक तरीका होता है ट्रांसलेशंस। मान लीजिए कि किसी एक विषय पे या कोई एक किताब आई जो किसी और भाषा की है, अंग्रेजी की हो सकती है, गुजराती, तमिल, मलयालम, किसी भी भाषा में हो सकती है, विदेशी भाषा की हो सकती है, और हमें लगता है कि इस विषय पे किताब आनी चाहिए हमारी भाषा में। तो हम उसके राइट्स उस पब्लिशर से या उस ऑथर से लेने की अप्रोच करेंगे कि हम इस भाषा में ये किताब छापना चाहते हैं, क्या आप हमें इसकी अनुमति देंगे। तो मोटा मोटा ये 4 तरीके हो गए। जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं या जो कई बार परेशानी का विषय बनते हैं, वो दूसरा वाला बनता है कि जिसमें लेखक अप्रोच करना चाहता है प्रकाशक को और उसको सही जवाब नहीं मिल पा रहा, समय पे जवाब नहीं मिल पा रहा, या किस पब्लिशर को अप्रोच करना चाहिए, या पब्लिशर का क्या क्राइटेरिया होता है किसी लेखक को जब वो अप्रोच करता है उसे चुनने का। तो मुझे लगता है कि इसमें जितनी बड़ी भूमिका प्रकाशक की होती है कि उसके पास जब मैन्युस्क्रिप्ट आती है चुनने की, उससे पहले और उससे बड़ी भूमिका उस लेखक की होती है जो किताबें भेज रहा है, मैन्युस्क्रिप्ट भेज रहा है प्रकाशित करने के लिए। कई बार हम ये देखते हैं कि एक किताब, एक मैन्युस्क्रिप्ट एक साथ 5-5 पब्लिशर्स को एक ही मेल पे भेज दी गई है। हाँ, और मतलब और भी कई तरीके से गलत तरीके से भेजी जाती है, लेकिन ये सामान्य तौर पे देखा जाता है कि एक ही किताब पे ट्यूब में या सीसी में कई सारे पब्लिशर्स को रख दिया। वो एक गलत तरीका है। आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट जब आप भेज रहे हैं, आप तैयार कर रहे हैं, आपने लिखी है, तो सबसे पहले आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको ये किस तरह की पब्लिशर से छपवानी है, आपने ये लिखा किसके लिए है। आप किसी भी पब्लिशर का पिछले 1-2 साल की किताबें देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये पब्लिशर आपकी जिस तरह की राइटिंग आपकी है उसके लिए सही है या नहीं है, आपको किस पब्लिशर के पास जाना चाहिए। तो आप उन्हीं गिने चुने पब्लिशर्स को अप्रोच करें। वो एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन आप हर तरीके के पब्लिशर को अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भेज दें सिर्फ इसलिए कि वो छप जाए, तो वो आपका भी समय उसमें खराब होता है, पब्लिशर का भी समय खराब होता है। तो ये सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट के लिए किस पब्लिशर को आपका चुनाव करते हैं और उसको किस तरीके से भेजते हैं। उसमें हमारा जो तरीका है, हम ये चाहते हैं कि जब हमें कोई भी लेखक हमें मेल भेजे तो कम से कम 2 चैप्टर हों उसकी किताब के, उसकी एक प्रोफाइल हो और किताब का सिनॉप्सिस हो। ये 3 चीज़ें ज़रूर आए हमारे पास।
और जितने साफ तरीके से और जितने व्यवस्थित तरीके से आएगी उतना ही बेहतर होता है हमारी टीम को उसको देख पाना, क्योंकि इतनी मैन्युस्क्रिप्ट कई बार आती हैं तो हर एक को ध्यान ठीक करके फिर देखना मुमकिन नहीं होता। और इसमें मतलब और कोई आपकी जो मुझसे कोई बात छूट गई हो? इसमें क्या जो अपनी किताब पब्लिश करवाना चाहते हैं, फाइनेंशियल खर्च भी उनको कुछ उठाना होता है? ये फाइनेंस के बारे में भी थोड़ा बताइए कि खर्च कैसे क्या होता देखिए, है? इसके लिए दो तरह के पब्लिशर्स काम करते हैं। एक सेल्फ हेल्प पब्लिशर्स, दूसरा ट्रेडिशनल पब्लिशर्स, जो एक टर्म्स तय हैं दोनों की। जी जो ट्रेडिशनल पब्लिशर्स हैं वो किताब छापने से पहले आपसे पैसा नहीं लेते। वो किताब के कंटेंट पे भरोसा करते हैं, लेखक पे भरोसा करते हैं और अपनी तरफ से इन्वेस्ट करके उस किताब को बाजार में लेके आते हैं। फिर वो किताब अगर बिकती है तो वो रॉयल्टी परसेंटेज लेखक और प्रकाशक के बीच में तय होती है। उस तरह से वो सालाना उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जी वो नहीं बिकती है तो उसमें नुकसान दोनों का ही होता है, लेखक का भी और प्रकाशक का भी। लेखक का क्योंकि उसने अपनी जो मेहनत उसमें दी वो लोगों तक नहीं पहुंची, और प्रकाशक का कि उसने जो मेहनत और जो अपनी तरफ से जो इन्वेस्ट किया किताब पे वो दोनों उसके बहुत धीरे धीरे वापस आते हैं। तो ये हो गए ट्रेडिशनल पब्लिशर। सेल्फ पब्लिशर्स वो होते हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो किताब से पहले ही ट्रेडिशनल पब्लिशर में एक और खासियत ये रहती है कि वो जब वो किताब पे भरोसा करते हैं तो उसका पूरा एडिटोरियल प्रोसेस पे काम होता है कि किताब की एडिटिंग कैसे होनी चाहिए, कैसा उसका लेआउट होना चाहिए, बुक कवर कैसे होना चाहिए। तो वो हर छोटी बड़ी चीज़ें अपनी तरफ से ज़रूर देखता है और उसमें लेखक की सहमति के साथ काम करता है। सेल्फ पब्लिशर में जैसा लेखक कहता है वैसा वो काम होता है। उनके अपने अपने कुछ पैकेजेस होते हैं, कुछ सबके अपने अपने मेथड हैं कि कितना पैसा देने के बाद वो कितनी किताब छाप के दे देंगे। इस तरीके से वो काम करते हैं और मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई भी तरीका आप गलत समझे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लेखकों को पहली किताब या देखिए ना, हर एक को अपने आप को प्रूफ करना ही होता है और उसको खुद ही करना होगा। अगर मान लीजिए कि किसी ने उन पर भरोसा नहीं दिखाया तो वो सेल्फ पब्लिश करें, और जब उनकी किताब लोग पसंद करने लगेंगे तो अपने आप पब्लिशर्स अब उसको अप्रोच करेंगे। नहीं तो वो पब्लिशर्स को अप्रोच कर सकता है कि देखिए मेरी ये किताब थी और ये इतनी अच्छी चली, अब मैं अगली किताब लिख रहा हूँ या ये किताब अगर आप करना चाहें तो ये दोनों तरीके से काम करता है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी लेखक को इन दोनों चीज़ों में किसी में भी ये लगना चाहिए कि ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है। दोनों ही तरीके हैं और दोनों ही तरीकों में काम हो रहा है। जी बिल्कुल। हमने अक्सर देखा है कि हमने कई सारे ऑथर्स से बातचीत की है। हमें ये पता चला कि जो रॉयल्टी की बात है, ट्रांसपेरेंसी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है एक राइटर के लिए और एक पब्लिशर के बीच में। तो ये ट्रांसपेरेंसी को हमने जब अनबाउंड स्क्रिप्ट के बारे में जानना चाहा, हमने पढ़ा, तो उसमें हमें एक ऑथर्स डैशबोर्ड के बारे में पता चला। ये हमें कुछ नया लगा, तो हम इसके बारे में जानना चाहेंगे ऑथर डैशबोर्ड क्या है और किस लिए है और इसकी उपयोगिता आज कितनी है और क्यों है? नहीं, बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए। बीते बहुत से सालों में, मतलब पूरा जो मैंने जितना समय देखा है पब्लिशिंग में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई पब्लिशिंग में जो नहीं होनी चाहिए थी। जी वो सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी शायद पे या उस जो लेखक और प्रकाशक का जो आंकड़े हैं किताबों पे, उस पे कहीं ना कहीं अविश्वास रहा और ये लगातार चीज़ें होती ही रही हैं, होती ही जा रही हैं। मतलब कई बार हमें कहीं ना कहीं चीज़ें सुनने में आती हैं और ये बहुत सेंसिटिव बात है कि किसी लेखक ये दावा करे कि मेरी किताब ज़्यादा बिकी है और प्रकाशक उसको कम उसके आंकड़े दे रहा है, उसकी कम रॉयल्टी दे रहा है। जी तो ये चीज़ सॉल्व करना
मुझे नहीं लगता कि अभी भी हम पूरी तरीके से उसे सॉल्व कर पाए हैं। इसमें अभी हमें और भी काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक पहल है जी, जिसके ज़रिए लेखक अपनी जितनी भी किताबें उसकी हमारे यहाँ से प्रकाशित है, वो एक यूज़र नेम पासवर्ड के ज़रिए ये देख सकता है कि हर महीने उसकी कितनी किताब, कौन सी किताब कितनी बिकी। अच्छा, वो लॉगिन आईडी पासवर्ड हमने उनको दिए हुए हैं। वो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो उसमें ये दिखा देगा कि उनकी कितनी किताबें हमारे यहाँ से प्रकाशित हैं, कौन कौन सी किताबें प्रकाशित हैं। उसमें और डिटेल में जाएंगे तो वो ये देख सकता है कि पिछले महीने हमारे इस किताब की कितनी किताबें बिकी। जी, ये अभी हम मासिक हर मंथ अपडेट कर रहे हैं, और इसको अपडेट करने के लिए हमें खुद अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लेके आने पड़े, क्योंकि जितनी ट्रांसपेरेंसी और जितना विश्वास हम अपना इंटरनल रखेंगे, जितना क्लियर सिस्टम हम अपना इंटरनल रखेंगे, वही हम बाहर दिखा सकते हैं। तो इससे हमारे लेखकों को कोई कई बार फ़ोन आते हैं और कई बार लेखक संकोच करते हैं। जी, मतलब ये बहुत व्यवहारिक चीज़ है कि हर लेखक कोई भी लेखक इस तरीके से आपको फ़ोन नहीं करना चाहेगा कि वो हर हफ्ते या हर महीने फ़ोन करके पूछे कि जी, अलेन जी की कितनी किताबें बिक गई, कितनी किताबें बची हैं। तो वो उनके लिए भी संकोच होता है, हमें भी बार-बार बताने में हमें भी समय लगता जी, है। तो उसको ये लगता है कि अरे पिछले महीने तो वहाँ पे बुक फेयर था, या ये इवेंट हुआ था, उसमें ज़्यादा हो जानी चाहिए, या हुई तो कितनी हुई। तो इसके लिए ये इस तरह के डैशबोर्ड का इस्तेमाल हमने किया कि हर महीने हर लेखक को अपने आप उस आंकड़े पता चल जाए। वो जी, खुद से देखे कि उनकी किताबें कितनी बिक रही हैं, बहुत ज़्यादा बिक रही हैं तब भी उसमें आएगा, कम बिक रही हैं तब भी उसमें आएगा। उसमें और कितनी मेहनत कर सकते हैं ये लेखक खुद, उसमें हम बात कर सकते हैं उसके जी, आगे कि हाँ कम बिकी हैं तो हम क्या कर सकते हैं इसके प्रमोशन के लिए, ज़्यादा बिकी हैं तो लगातार उसको ज़्यादा रखने के लिए क्या किया जाए। तो ये सब सोच के साथ हमने शुरू किया है। आगे हमारी कोशिश है कि उसमें और डिटेल लेके आएँ, ताकि जैसे कि किस शहर में कितनी किताबें बिकी, ऑनलाइन से कितनी किताबें बिक रही हैं, ऑफलाइन से कितनी किताबें बिक रही हैं। इस तरह की डिटेल्स और हम कोशिश करें कि 2, 4, 6 जी। महीने में और चीज़ें लेके आएँ। नहीं, बिल्कुल, ये वाक़ई बहुत अच्छी बात है और इस नवाचार के लिए भी आपको हार्दिक जी, शुभकामनाएँ। बहुत शुक्रिया। मतलब मेरे से पूरी टीम का ये मेहनत है जी, कि हमारी बिलिंग किस तरीके से होनी चाहिए, हमारी रिपोर्ट किस तरीके की होनी चाहिए, हमारे लेखकों को कैसा दिखना चाहिए। ये हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके, एडिटोरियल टीम से आशीष जी, जी। इन सब ने बहुत मेहनत करी है। बिल्कुल और इससे एक राइटर और पब्लिशर का रिश्ता भी मज़बूत होता है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है और इससे एक नई शुरुआत होगी और भी लोग सीखेंगे ताकि राइटर को जैसा आपने बताया कि उनको भी चीज़ें पता चलती रहें कि उनकी किताब मार्केट में किस तरह और कितना जा रही है और इससे डाटा भी आएगा ऑनलाइन बुक्स कैसे कितनी बिक रही हैं ऑफलाइन कितनी बिक रही हैं तो इससे सभी के लिए एक अच्छी बिल्कुल, शुरुआत है। हम तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिशर्स इसे शुरू करें, ताकि हमेशा से ये कहा जाता है या ये दिखता रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है या कोई भी नई चीज़ पब्लिशिंग में बहुत धीरे आती है, बाद में आती है, और पब्लिशिंग बहुत स्लो चलती है। लेकिन अब ज़माना वैसा रहा नहीं है, ज़माना है बहुत तेज़ी से चलने का, और चीज़ें हर रोज़ नई होती जा रही हैं, बदलती जा रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिशर जितनी बेहतर से बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी अडेप्ट करेंगे, पब्लिशिंग उतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। जी, बिल्कुल, ये बहुत सार्थक शुरुआत है। अ, हमने देखा कि अनबाउंड स्क्रिप्ट में 3 अलग-अलग नाम से किताबें छापी जाती हैं, युवान बुक्स, अनबाउंड स्क्रिप्ट और द किड बुक्स। इन तीनों में क्या अंतर है और इसके बारे में आप अगर कुछ बताएँ? तो हमारी शुरुआत अनबाउंड स्क्रिप्ट से ही हुई थी, और उसमें हम किशोरों की ही किताबों से हमारी शुरुआत हुई थी। जी, तो उसके बाद हमें लगा कि नहीं, जो हमारे ज़रूरत है या जो किताबें पाठकों के लिए लानी चाहिए, उसके 2 और सेगमेंट हमें लगा कि हमें शुरू करने चाहिए। हमने उसके बाद 2 सेक्शन शुरू करे, द किड बुक्स। किड बुक्स में 8 साल से छोटे के बच्चों की किताबें हैं, जिसमें इमेजेस ज़्यादा होती हैं, कलर्ड किताबें होती हैं, टेक्स्ट कम होता है, और जो उनको आकर्षित करती हैं रीडिंग हैबिट के लिए। तो किड बुक्स में हम इस तरह की किताबें करते हैं। जी, और अनबाउंड में हम किशोरों के लिए किताबें कर ही रहे हैं, जिसमें हमने सेपियंस का ग्राफिक्स नॉवल हिंदी में किया है,
रस्किन बॉन्ड की किताबें हैं, चंपक को बुक फॉर्म में लेके आए हैं। और उसके बाद फिर हमने युवान बुक्स शुरुआत करी। युवान बुक्स में हमारी कोशिश है नए पाठकों को जोड़ना, यूथ को जोड़ना और सामाजिक विषयों पे किताबें लेके आना जो रीडेबिलिटी भी बढ़ाए और साथ में ज़रूरी मुद्दों पे किताबें भी लेके आए। तो ये 3 चीज़ें हमने अनमोल के, ये 3 अलग-अलग सेगमेंट है। जी। ये बहुत अच्छी बात है कि आप जैसा बता रहे हैं कि मकसद सिर्फ किताब छापना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि किस मकसद से किताब छापी जा रही है, उसकी सामाजिक उपयोगिता क्या है। तो इसे भी ध्यान में रखा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज साहित्य ही है जो समाज में और लोगों में नई सोच और अच्छी चीज़ों का प्रचार करने का माध्यम है। तो ये भी बहुत ही काबिल तारीफ़ है। हम दरियागंज में हैं और आपको पता होगा कि पास में ही दरियागंज में महिला हाट है, बुक मार्केट है, दरियागंज में मार्केट है। भारत में जो हम लोगों का भी अनुभव रहा है कि किताबें थोड़ा महंगी फील होती हैं। लोग लिटरेचर में, किताबों में बहुत कम इन्वेस्ट कर पाते हैं। लोगों की आर्थिक जो सामर्थ्य है वो कहीं ना कहीं कम है कि वो खर्च कम करते हैं, और इस कारण से वो कहीं ना कहीं पायरेटेड किताबों की ओर लोग आकर्षित होते हैं। पायरेटेड किताबों का पूरा मार्केट है, पूरा बाजार है। तो एज ए पब्लिशर हम जानना चाहेंगे कि इसमें आपका क्या मत है, और इसको आप बताएं कि पायरेटेड किताबों के मार्केट और इसमें इसके कारण क्या दिक्कतें आ रही हैं इस इंडस्ट्री को। मुझे लगता है कि पायरेसी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पब्लिशिंग को डैमेज कर रही है। इससे बड़ा नुकसान की कोई बात नहीं हो सकती कि एक लेखक, प्रकाशक, प्रिंटर मेहनत करके एक किताब लेके आए और फिर उस किताब को बाज़ार में ले जाएं, बाज़ार में ले जाके उस पर खूब मेहनत करें, लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाएं, किताब हर जगह उपलब्ध कराएं, और फिर जब वो किताब पाठकों तक पहुंचती है, पसंद आने लगती है, और अगले दिन पता चलता है कि इस किताब की पायरेसी हो गई। जो किताब आपने इतनी मेहनत करके छापी, जो विषय आपने लेके आए, उसको लोगों ने एक दिन में फोटोकॉपी किया या स्कैन किया। यही मैंने कहा ना, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो उस विज्ञान का लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया और किताब जितनी जल्दी हर जगह मार्केट में सस्ते में 60-60, 100-100 रुपए में मिलनी शुरू हो गई। उसकी क्वालिटी ख़राब, उसके अंदर से पेजेस मिसप्रिंट हो रहे हैं, बाहर कवर ख़राब दिख रहा है, सब चीज़ें दिख रही हैं, पाठकों को भी दिख रही हैं, उन लोगों को भी, लेकिन पायरेसी रुक नहीं रही है। लोग सिर्फ इसलिए वो किताबें खरीद रहे हैं क्योंकि वो उनको 100 रुपये 50 रुपये सस्ती मिल रही है। इसमें कोई किसी का किसी तरीके से मतलब वो पायरेटेड किताबें लेके आप लेखक के पास जब जाते हैं साइन करने, लेखक समझ जाता है कि ये पायरेटेड किताब है, इस किताब से नुकसान ही हुआ है, प्रकाशक का नुकसान हुआ है, उसका खुद का नुकसान हुआ है, हर उस किताब में मेहनत करने वाले का नुकसान हुआ है, लेकिन वो उसके अपने पाठक को कैसे समझाए, कैसे बोले, और वो पाठक जानते हुए भी अपनी वो किताब उनके पास लेके जाते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है। पिछले दिनों हमने बहुत कोशिश करी कि हमारी भी कई सारी किताबें पायरेसी में आई हैं, और अंग्रेजी में तो बहुत काफ़ी समय से चल ही रहा था, हिंदी में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। मेरे पास मतलब ये पीड़ा समझाने के लिए शब्द नहीं मिल पा रहे हैं कि इसको किस तरीके से सेंध लग रही है पायरेसी की पब्लिशिंग में, और लोग समझ नहीं रहे हैं। सब लोग जानते हैं, मतलब महिला हाट का आपने नाम लिया, बहुत सारी दुकानें हैं, रेडियो में या ज़मीन पे मेट्रो के आसपास किताबें बिक्री होती हैं। लोग ये जानते हैं कि ये किताब पायरेसी है, बस अपने कुछ पैसे बचाने के लिए। और ऐसा नहीं है, एक समय था, ज़रूर था कि जो पाठक हैं वो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते थे या नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा समय नहीं रहा। बहुत कम ऐसे लोग होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो
अभी भी इस तरह की परेशानी से जूझ रहे होंगे, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो 200-250 रुपए की कॉफ़ी पीता है, लेकिन 100 रुपए किताब में बचाता है पायरेसी के। अगर आपको किताब में मतलब 100 रुपए से अगर इतनी चिंता है कि आपके ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप या तो ई बुक पढ़ लीजिए, कम से कम लेखक को उसकी मेहनत के पैसे तो मिले। जो किताब तैयार हो रही है, हमारे पास जो इतनी बड़ी टीम है जो सब टाइप सेटिंग करती है, प्रूफ रीड करती है, एक एक काम करती है, उनको उनकी मेहनत तो उनको सही तरीके से पहुंचे। कहीं पे गलत शब्द या मिस प्रिंट होगा तो उसमें बदनामी भी प्रकाशक की होगी और लेखक की होगी। तो मेरा तो बस सबसे यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि पायरेसी, अगर आप जानते हैं कि ये किताब पायरेसी हो रही है, ये पायरेटेड कॉपी है, तो उसको बिल्कुल ना खरीदें। उसके पीछे सोचें कि कितनों का नुकसान हो रहा है सिर्फ आपके 50 रुपये बढ़ाने से, और उनको कितना बल मिल रहा है जो ये काम कर रहे हैं। क्योंकि आप एक किताब बेचेंगे, एक किताब खरीदेंगे, दूसरी किताब खरीदेंगे, तो उनको तो लगेगा ये किताब बिक रही है, इसको और छापो। जब ये किताब बिक रही है तो इस किताब को भी छापो, इस प्रकाशक की भी किताब छापो। तो जितना हम पायरेसी खरीदते रहेंगे वो चीज़ें बढ़ती रहेंगी। और ये कहने में भी मुझे बहुत ज़्यादा हर्ज नहीं होगा कि हिंदुस्तान में भी कॉपीराइट को लेके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज बहुत कमज़ोर हैं। इस पे बहुत कम ध्यान दिया गया है अभी तक, जिसकी वजह से इनको रोकना, तुरंत रोकने का कोई तरीका नहीं है। और उसमें अगर हम जाते हैं तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है जिसमें हम आगे बस चक्कर ही काटते रह जाएंगे और अपना और नुकसान करेंगे और परेशान होंगे। जी, मेरा सवाल भी यही होने वाला था कि जब हम देखते हैं खुलेआम धड़ल्ले से किताबें मार्केट में दिख जाती हैं अक्सर, तो मैं यही पूछने वाला था कि इनको रोकने का तरीका एक तो ये है कि पाठक खुद अवेयर हो कि वो किताबें ना खरीदे, लेकिन उसके अलावा भी हमें उस पर रोक लगाने के क्या तरीके हैं, कानूनी, लीगल, वो जो दुकानें लग रही हैं जो पायरेटेड किताबों की भरमार है, तो आप अगर इसमें कुछ बताना चाहें कि लीगल एक्शन क्या है और क्या तौर सर, तरीके जो हैं लीगल इन एक्शन है चीज़ों वो को लेकर? बहुत लंबे लीगल एक्शन है। उसमें पहले आपको लिखित कंप्लेन देनी होगी, फिर वहाँ से आगे कोई अधिकारी आपके साथ जाएंगे। जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे, इस पूरे प्रोसेस को पूरा करते हुए, तब तक वो जगह खाली हो चुकी होगी। ओ, वहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगी और वो जगह खाली हो जाएगी। अगर बाय चांस वो मिल भी जाते हैं तब भी आप उनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो तारीख मिलेगी, पेशी होगी, तब वो लोग आएंगे ही नहीं और आप बार बार वहाँ पे पहुँचते रहेंगे। तो आपका आने जाने का, वकील का और तमाम तरह के खर्चे आपके बढ़ते रहेंगे। लेकिन जो ने गलत काम किया है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। होगी तो कुछ वो माफ़ी वाफ़ी मांग के अपने आप को बलि करा देंगे। जी, मतलब कि वाक़ई बहुत मुश्किल है और जो भी दर्शक, रीडर्स देख रहे हैं, जैसा लिंड ने बताया, कितना पायरेटेड किताब खरीदना एक तरह से मेहनत पर पानी फेरने जैसा है, बहुत सारे लोगों की मेहनत है इसमें। तो हमारी भी ये दरख्वास्त है, अगर आप सक्षम हैं तो ज़रूर कुछ पैसे ज़्यादा लगें लेकिन आप ओरिजिनल कॉपी खरीदें, क्योंकि जिस लिए आप पढ़ रहे हैं और जो वो किताब आपकी ज़िंदगी में जो इम्पैक्ट डालेगी, उसकी वैल्यू करने के लिए, उसकी कद्र करने के लिए हम ये ध्यान रखें कि हम ओरिजिनल कॉपी खरीदें, ताकि जिसने लिखा है उसे उसका हिस्सा मिले और तभी हमारे पास अच्छा साहित्य, अच्छा लिटरेचर आ पाएगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी और ये हम अपना ही नुकसान करते हैं पायरेटेड किताबें खरीद कर। शुक्रिया, आपने इस बारे में हमें बताया। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अगर कोई लेखक बनना चाहता है, तो जब वो कुछ लिख रहा है तो उसको लिखते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? मतलब लिखना एक चीज़ होता है और किताब छपने के लिए लिखा जाना, क्या इसमें अंतर होता है कि नहीं होता? आप इसमें क्या कहेंगे? देखिए, बोलने की भाषा, लिखने की भाषा, दोनों में अंतर तो होता है। जी।
आप लिख रहे हैं और छपने के लिए लिख रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जो लिख रहे हैं, मान लीजिए कि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आप उसी तरीके से लिखते हैं जिस तरीके से आप सोच रहे हो। लेकिन आप ये सोच के लिखेंगे कि आपको छपना है तो लिखना है, तो आपकी जो राइटिंग है, जो स्टोरी टेलिंग है, जो क्राफ्ट है, वो उसमें बदलाव आते रहेंगे, वो टूटता रहेगा। आपके मन में हमेशा ये होगा कि अच्छा नहीं, इस शब्द को मैं ऐसे नहीं ऐसे लिखूं तो ज़्यादा गंभीर लगेगा या ज़्यादा बेहतर लगेगा। जी। पहला ड्राफ्ट आपको अपने मन से लिखना चाहिए। आप पहले लिख लें, लिखने मतलब जितना आप लिख लेंगे उतना बेहतर होगा उससे बाद में ठीक कर पाना। आप पहले ही अपने आप को अगर ब्रेक करते हुए चलेंगे, अपने ऊपर दबाव बनाते हुए चलेंगे, तो आपकी जो रियल स्टोरी टेलिंग है, जो कहानी आप कहना चाहते हैं, उसमें वो भाव ही नहीं आएगा जो आपने सोचा था। तो इस प्रेशर में बिल्कुल भी ना रहें कि ये मैं छपाने के लिए लिख रहा हूँ या अपने लिए लिख रहा हूँ। आप सबसे पहले लिखें, उसके बाद वो प्रकाशक की टीम का भी ये काम होता है कि उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, उसको किताब का रूप कैसे दिया जाए, उस कहानी को कैसे लोगों को पहुंचाया जाए। अगर उसमें लगता है कि बहुत ज़्यादा अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल हैं, तो क्या ऐसा कोई कहीं कहाँ ऐसे कोई शब्द हैं जो हिंदी में भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इस शब्द की यहाँ ज़रूरत नहीं है। किस वाक्य को किस तरीके से लिखा जाए या बताया जाए, कहाँ पे पैराग्राफ चेंज होना है, चैप्टर चेंज होना है, ये सारी चीज़ें एडिटोरियल टीम का काम है, ये वो करेगी। लेखक का मुख्य काम है स्टोरी टेलिंग, कि वो अपनी कहानी या किसी और की कहानी किस तरीके से लिख पा रहा है, अपने भाव किस तरीके से दिखा पा रहा है, लोगों को कैसे जोड़ पा रहा है, जी। ये सबसे पहला काम है। ओके। और लेकिन लिखने से पहले सबसे ज़रूरी है पढ़ना। आपके मन में कोई विचार आया और आपने वो लिखना शुरू कर दिया, वो भी सही तरीका नहीं है। आप पहले पढ़ें कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या लिखा गया है। जितना आप पढ़ेंगे उतने बेहतर शब्दों का चुनाव आप लिख कर पाएंगे खुद से। आपकी जानकारी बढ़ेगी, आप लेखकों को जानेंगे, तो आपके लेखन में वो चीज़ दिखेगी। जी। जैसे कहा जाता है कि अगर आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो अच्छे श्रोता पहले बनिए, जी। अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो पहले आप अच्छा पढ़ने वाला बनिए। आपने 2 चीज़ें बताई, पहला तो हमें इस भार से मुक्त होकर लिखना चाहिए कि हमें छापना है, क्योंकि स्वाभाविकता वो एक कॉन्शियस हो जाता है दिमाग की इम्पैक्ट, मैं इस लाइन से इम्पैक्ट डाल दूँ, मैं ऐसा कुछ लिख दूँ, ऐसा लिख दूँ, तो उसमें ज़्यादा फ़िल्टर्स यूज़ करने से वो नेचुरलिटी नहीं रह जी। जाती। तो हमें बिल्कुल नेचुरली लिखना चाहिए जो हम लिखना चाहते हैं। और दूसरा कि आपने जैसा बताया कि पब्लिशर की जो टीम होती है वो भी काम करती है, आपकी लेखनी में कुछ चीज़ें दुरुस्त करनी है, कुछ वो करना है, तो ये भी नई जानकारी है हमारे लिए। एक सवाल, एक चुनौती के बारे में हमने पायरेसी के बारे में बात की, इसके अलावा एक प्रकाशक के सामने और कौन सी बड़ी चुनौतियां आप देखते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए? देखिए, हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत समय मांगता है और हमें बहुत मतलब हर लेखक की किताब पे काम करना एक नया अनुभव होता है। लेकिन हमें इस बात की बहुत खुशी होती है कि हम इतने अलग अलग क्रिएटिव माइंड्स के साथ काम कर रहे हैं, जी। जो अपने आप में हमें बहुत कुछ सिखाता है। जी। जब हम किसी भी किताब पे काम करते हैं तो उसे 4 से 6 महीने लग जाते हैं मार्केट में आने में, कम से कम। जब हमने किताब आई, उसका अप्रूवल हुआ, जी। आपसी सहमति हुई, एग्रीमेंट हुआ, फिर किताब के मैन्युस्क्रिप्ट पे एडिटर्स ने काम किया, फिर उसके ऑथर और एडिटर्स के बीच में उस पर डिस्कशन हुआ, किताब का लेआउट हुआ, कवर बना, किताब प्रिंटिंग में गई, तो ये 4 से 6 महीने कहीं नहीं गई एक किताब पे। और जब हम लगातार किताबें कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कि सही समय पे जो हमने कमिट किया है वो किताब लेके आना, जहाँ पे उस किताब की डिमांड है वहाँ तक पहुँचना,
और पाठकों को वो किताब पसंद आए। ये इस पे हमें बहुत मेहनत करनी होती है, उसकी जगह जगह बुक स्टोर्स पे पहुँचे, ई कॉमर्स पे अवेलेबल रहे, बुक फेयर्स में अच्छा डिस्प्ले मिले। जी ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे हमें लगातार काम करते रहना होता है और अपने आप को बेहतर बनाते रहना होता है। जी इसके अलावा हर चीज़ के साथ नई चुनौती कुछ आती ही रहती है। तो बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि पब्लिशर प्रकाशन का काम चुनौतीपूर्ण ही है। हम दिन भर वॉर फ्रंट पे ही रहते हैं और दिन भर कुछ ना कुछ नया करना या आगे बढ़ना, भागते रहना, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो लगातार आती हैं, सामान्य दिक्कतें हैं लगातार आती हैं, हमें उसमें लगातार अपने आप को बेहतर करते ही रहना होता है। और कुछ चीज़ें हैं जो हर किताब के साथ नहीं जुड़ती हैं, जी वो एक एक करके बताना मुमकिन नहीं है। अ, आप हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में किताबें पब्लिश करते हैं। देखिए, साहित्य की दुनिया में हिंदी और इंग्लिश में तो व्यापक तौर पे अंतर है। चाहे वो लोग क्वालिटी को लेकर बात कहें या किताबों की उपलब्धता को लेकर बात कहें, आप किस तरह से अंतर देखते हैं हिंदी की किताबों में और इंग्लिश की किताबों में? और आप उस चीज़ में भी बताएं कि कोई किताब फॉरेन की किसी लैंग्वेज में लिखी हुई है, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में होता है, तो कुछ इस पे भी बताएं। हिंदी और इंग्लिश की बुक्स पब्लिकेशन में कुछ अंतर आप देखते हैं क्या? बिल्कुल, कहने को दोनों किताबें हैं और सिर्फ भाषा का अंतर है। तो बहुत आसान लगता है कि ये किताब हिंदी में है तो ये किताब इंग्लिश में भी आ जाए, और हिंदी में जितनी पसंद करी गई इंग्लिश में भी करी जाएगी, या इंग्लिश में जितनी पसंद करी हिंदी में भी करी जाएगी, क्योंकि सिर्फ भाषा का ही तो अंतर है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हिंदी भाषा में काम करना और अंग्रेजी भाषा में काम करना पूरा अलग तंत्र मांगता है, पूरा अलग समझ मांगती है। किताब का कवर स्टाइल हिंदी और इंग्लिश में अलग होता है क्योंकि माइंडसेट अलग है। टाइटल किस भाषा में छोटा होना चाहिए, किस भाषा में बड़ा पसंद करते हैं, ये ध्यान रखना होता है। सबसे बड़ी बात है टेक्स्ट। अगर ऐसा लगेगा कि ये किताब अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद है, या हम अनुवाद पढ़ रहे हैं, या हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद पढ़ रहे हैं, तो दोनों भाषाओं के पाठक पसंद नहीं करेंगे। जब तक उस टेक्स्ट में ओरिजिनलिटी नहीं आएगी, ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये किताब, तो ट्रांसलेशन करना सिर्फ शब्दों को की लिपि बदलना नहीं ना। ट्रांसलेशन करना अपने आप में नई किताब लिखने जैसा है। और जब तक वो कलेवर नहीं आएगा अनुवाद में, तब तक किसी भी भाषा में वो पसंद नहीं किया जाएगा। उसकी सोल वही रहनी चाहिए, लेकिन उसमें शब्दों का चुनाव भाषा के अनुसार होगा। उसके बाद जब किताब प्रिंट में होती है तो क्वालिटी किसी में कम ना दिखे, क्वालिटी में दोनों उतनी ही मजबूत और इतना ही अच्छा प्रोडक्शन दिखे। दोनों का बाजार बहुत अलग है। ई कॉमर्स ने आसान बना दिया है कि आपने ई कॉमर्स में अपडेट कर दिया तो अंग्रेजी हिंदी दोनों सर्च में आ जाएंगी, तो लोग देख सकते हैं, वहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन जो बुक सेलर्स हैं, बुक सेलर्स बहुत सारे बुक सेलर्स ऐसे हैं जो हिंदी की किताब रखते ही नहीं, सिर्फ अंग्रेजी के रखते हैं। और बहुत सारे बुक सेलर ऐसे हैं जो हिंदी की किताब रखते हैं, अंग्रेजी की बहुत चुनिंदा किताबें रखते हैं या रखते ही नहीं। तो उनको उस मार्केट में पहुंचना, वहां तक पहुंचाना, और एक पहचान बन जाती है पब्लिकेशन की भी, लेखक की भी, कि ये मूलतः किस भाषा का प्रकाशन है या किस भाषा के लेखक है। तो आपको उसी नज़र से देखा जाता है। और दूसरी भाषा में आपको अपनी रीच बढ़ाने में बहुत समय लगता है, उन लोगों को बताने में कि हाँ ये किताब भी मेरी है, ये इस भाषा से है, लेकिन इस भाषा में भी है, आप पढ़िए। तो उसमें समय लगता है और पूरा अलग तरीके से काम करना होता है। जी बस मैं कुछ आखिरी के 1-2 सवाल और आपके सामने रखूँगा। व्यक्तिगत तौर पे मेरी भी रुचि है जानने में कि जो पुराने राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, जो अब जिनका देहांत भी हो चुका है, बड़े-बड़े जो साहित्यकार हुए हैं, उनकी किताबें पब्लिश
करना का प्रोसेस क्या होता है? कोई भी पब्लिशर कर सकता है, और कॉन्टेम्प्ररी जो अभी के ऑथर्स हैं उनकी किताबें पब्लिश करना, क्या चीज़ें हैं, आप अगर इसमें थोड़ा बताएं? जी। तो जो आपने क्लासिक ऑथर्स की बात करी, तो लेखक की मृत्यु के 60 साल बाद तक जी। कॉपीराइट रहता है। तब तक कहीं से भी किताब छपे, किसी भी प्रकाशन से छपे, उसको अनुमति लेनी होगी लेखक या लेखक के परिवार से, जिसके पास भी वो कॉपीराइट होल्ड कर रहा है जो। जी। उसके अनुमति के बिना कोई उसे प्रकाशित नहीं कर सकता। और अगर जब मृत्यु के 60 साल पूरे हो जाते हैं तो वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है किताबें, तो उसे कोई भी प्रकाशित कर सकता। जैसे हमने देखा होगा, प्रेमचंद की किताबें देखी होंगी, मंटो की किताबें देखी होंगी, आचार्य चतुर्सेन की किताबें देखी होंगी, जयशंकर प्रसाद, इस तरह के बहुत लेखक हैं हिंदी में जो अब कॉपीराइट के दायरे से बाहर हो चुके हैं। तो कोई भी प्रकाशक उनकी किताबें छाप सकता है, और एक ही तरह की किताब आपको अलग अलग कवर और प्रकाशक के लोगों के साथ आपको दिखेगी। जी। जो नए लेखक हैं, इसमें वही तरीके हैं कि या तो प्रकाशक चुनेगा कि हाँ, ये लेखक तो हमारे यहाँ से आना ही चाहिए, इस लेखक की किताब हमें करनी चाहिए, इस लेखक की पिछली किताब बहुत अच्छी चली थी। तो हर प्रकाशक कोशिश करता ही है और करता ही रहेगा कि नए लेखक, नए जो पसंद करे जा रहे लेखक हैं, जिनको पाठक पढ़ रहे हैं लगातार, जिनकी किताबें बिक रही हैं, उनको अपने प्रकाशन में लेके आए, ताकि उनकी सेल बढ़े और उनकी उसके ज़रिए उनकी और किताबों पाठकों तक पहुँचे। जी। और यही लेखक की मर्जी हो। लेखक चाहता है कि उसकी किताब ऐसे प्रकाशन से आए जो उसकी किताब लोगों तक पहुंचा पाए, अच्छी एडिटिंग हो, अच्छा प्रोडक्शन हो, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो, और ट्रांसपेरेंसी हो उसके एग्रीमेंट और रॉयल्टी में। तो ये दोनों चीज़ें जहाँ सहमत होती हैं, जिस लेखक को या जिस प्रकाशक को लगता है कि हाँ, ये हमारे साथ यहाँ पे सही होगा, या उसका पुराना अनुभव उस प्रकाशक के साथ अच्छा रहा, तो वो उसके साथ कंटिन्यू करता है, नहीं तो वो अलग प्रकाशक खोजने की कोशिश करता है। और प्रकाशक भी नए नए लेखकों को जोड़ना ही चाहता है। जी। आखिरी में मैं एक सवाल बस यही पूछना चाहूँगा कि अभी तक के आपकी इस जर्नी में अगर आप कुछ उदाहरण, एक उदाहरण बताना चाहें, एक बहुत अच्छा किसी किताब के साथ, किसी ऑथर के साथ, कोई बहुत खराब, तो ऐसा कुछ अनुभव हुआ है कि आप कुछ बताना चाहें इस बारे में? नहीं, मतलब मुझे लगता है कि अच्छा और खराब अनुभव तो काम का हिस्सा है। जी। अगर आप ये दोनों अनुभव नहीं महसूस करेंगे तो अपने आप को आप बेहतर कर ही नहीं पाएंगे। जहाँ पे खराब अनुभव से मेरा मतलब है कि जिस किताब में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, किसी लेखक को आपको ज़्यादा समझाना पड़े, या लेखक को ऐसा लगे कि ये बात मुझे ऐसी ही चाहिए और लेखक मेरी बात नहीं समझ पा रहे, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आना। जी। और अच्छे अनुभव भी ऐसी तरह होते हैं कि आपका जो प्रोसेस बना हुआ है, वो प्रोसेस लेखक को पसंद आया है, और उस पूरे प्रोसेस में उसी फ्लो पे चीज़ें चलती गई, वो तुरंत किताब आई, लोगों को पसंद आई, बिग भी रही है, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा हो रहा, और लेखक अपनी अगली किताब भी आपको दे दे। ये अच्छा अनुभव। मुश्किल अनुभव कि आपका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में लेखक कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा। जी। यही होगा कि अगर हम इस तरीके से काम करते हैं और लेखक को लगता है नहीं, मेरी किताब पे इस तरीके से काम होना चाहिए, तो उस पर डिस्कशन होगा, हम बात करेंगे, हम सोचेंगे कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा, लेखक सोचेगा कि प्रकाशक ने ऐसा क्यों कहा। उसमें समय ज़्यादा लगता होगा, समय ज़्यादा लगता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि खराब अनुभव से कोई लेखक हमसे ना छूटे। और मुझे लगता भी नहीं कि अभी तक कोई ऐसा अनुभव लेखक को हमारी तरफ से मिला हो कि जिसमें वो संतुष्ट ना हो। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हंसी खुशी साथ मिलके लेखक प्रकाशक काम करें, जिसमें ट्रांसपेरेंसी भी रहे, विश्वास भी रहे, और हमेशा आगे साथ रहने का, काम करने का स्कोप रहे।
बिल्कुल ठीक कहा आपने कि किसी भी काम का हिस्सा है अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव। अच्छे अनुभव हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देते हैं, बुरे अनुभव हमें कुछ सिखा जी। कर जाते हैं। तो आप सुन रहे थे अलिंद को, अनबाउंड स्क्रिप्ट के फाउंडर। आज हमने पब्लिकेशन की दुनिया के बहुत सारे सवाल उनसे जाने, उनसे बात की और इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने अपना समय दिया और बहुत सारी जानकारी जो शायद किताब पढ़ने वाले जो रीडर्स हैं, उनको नहीं पता होती। और ये ज़रूरी है कि हम जानें कि किताबें हमारे जीवन का सफ़र का हिस्सा होती हैं। वैसे किताबें क्या सफ़र पूरा करके हमारे हाथों तक पहुंचती हैं और ये सार्थक काम, ये महती भूमिका पब्लिकेशंस निभाते हैं जो किताबों को बनाते हैं, गढ़ते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम समझें, किताबें हम पढ़ें और ओरिजिनल कॉपी लेकर पढ़ें। और बीएचसी इंडिया जो अपना उद्देश्य रखती है कि लोगों को किताबों से जोड़ना, हम भी अपना काम कर रहे हैं और जो रीडर्स हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और हम सभी मिलकर के किताबों और लोगों को आपस में जोड़ें। आज के समय में चैलेंजेस हैं, आज हम डिजिटल दौर में रह रहे हैं, लेकिन किताबों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। तो आप सभी का शुक्रिया जिन्होंने इंटरव्यू तक यहाँ तक बने हुए हैं और आगे भी हम ऐसे ही और भी नए-नए मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे, हम जानेंगे, समझेंगे। इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, आपका फिर से तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया। और मैं भी बीएससी इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो मंच आप तैयार कर रहे हैं, जिसमें नए लेखकों और प्रकाशकों को आप जगह दे रहे हैं, बहुत आगे तेज़ी से बढ़े, बहुत सफलताएं आप प्राप्त करें भविष्य में और ऐसे ही नए नए लेखक और सभी प्रकाशकों को आप मंच दें ताकि किताबों की, लेखकों की बेहतर जानकारी पाठकों तक जी, पहुंचती रहे। जी, शुक्रिया। शुक्रिया।